हम लोग जो लास्ट देखे कि मेंडल का जो रूल था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो डायहेब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड था, उसको अपोज कौन करता है? लिंकेज, है ना। और लिंकेज के प्रॉपर्टीज तक हम लोग देख चुके थे। ये कैसे आगे बढ़ता है, प्रोसीड करता है। तो लिंकेज ऑपोजिटली रिलेटेड होता है किसके? क्रॉसिंग ओवर। अगर स्ट्रॉन्ग लिंकेज होगा क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा या बहुत कम होगा। तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा या बहुत कम होगा। अगर कम रिकॉम्बिनेशन है इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर कम हो रहा है। और अगर वीक लिंकेज है तो आसानी से क्रॉसिंग ओवर होगा। अगर आसानी से क्रॉसिंग ओवर होता है तो रिकॉम्बिनेशन अधिक होगा। ठीक है। अब इसको जैसे मेंडल ने वर्कआउट करके बताया चेकर स्क्वायर से, उसी तरह इसको भी तो वर्कआउट करके बताना है। ठीक है। तो अब तो आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस किए होंगे, उम्मीद करते हैं, जिससे कि वो वाइल्ड और म्यूटेंट वाला कॉन्सेप्ट बना होगा। राइट। तो एक डायहाइब्रिड क्रॉस लिया बॉडी कलर एंड आई कलर को लेके, और दूसरा डायहाइब्रिड क्रॉस लिया आई कलर एंड विंग नेचर या विंग टाइप को लेकर। ठीक है। दो डायहाइब्रिड क्रॉस हुए, दोनों के नतीजे अलग अलग आए। तो इसको वर्कआउट करना है पहले, है ना। वो नतीजे क्या थे वो तो हम लोग देख चुके थे कि इसमें क्या दिख रहा था? लिंकेज था वेरी हाई, परसेंट, और इसमें लिंकेज था लो। यानी ये था हाईली या टाइटली लिंक्ड, ज्यादा बेटर टर्म होगा, TIGHTLY, टाइटली लिंक्ड। और ये था वीकली लिंक्ड। ठीक है। यहां तक बात थी। अब है पहले वाले को लेते हैं, बॉडी कलर एंड आई कलर। तो वाइल्ड टाइप इसमें बॉडी कलर क्या था बताइए? ब्राउन। और इसके लिए रखा गया था Y प्लस Y प्लस, फीमेल, है ना। और आई कलर वाइल्ड टाइप। एक मिनट, फीमेल ले रहे हैं ना, म्यूटेंट रखा गया था, म्यूटेंट टाइप। और फीमेल रखा गया था, यहां ब्राउन नहीं, यहां रखेंगे येलो, और ये था वाई वाई। ठीक है। आई कलर वाइट था और इसके लिए था WW। ठीक। और जो वाइल्ड टाइप था इसका, तो ये क्या हो गया? फीमेल है। ये वाइल्ड टाइप रखा गया मेल। अब ये पहले हम लोग लिख चुके हैं कि ये वो लोग पता लगा चुके थे, मॉर्गन एंड टीम ने, कि बॉडी कलर, आई कलर और विंग टाइप ये कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है? तो एक्स क्रोमोसोम, एक्स पे प्रेजेंट। ठीक है। तो वाइल्ड टाइप के लिए देखिए, बॉडी कलर क्या होने वाला था? ब्राउन।
और इसके लिए रखा y प्लस और कैपिटल Y फॉर द Y क्रोमोसोम। ये रिप्रेजेंट कर रहा है X क्रोमोसोम को और ये Y क्रोमोसोम। और आई कलर ये था रेड और इसके लिए था W प्लस एंड कैपिटल Y फॉर Y क्रोमोसोम। तो अगर इसे दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? देखिए, ये है फीमेल, हम दिखा रहे हैं टाइटली लिंक्ड। तो टाइटली लिंक के पीछे रीजन क्या है? ये दोनों काफी पास हैं, है ना, इन दोनों जीन्स के बीच में डिस्टेंस काफी कम है, इसलिए क्रॉसिंग ओवर का साइट बहुत कम। यही रीजन था कि क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बहुत कम हो रहे थे। तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा तो क्या होगा? उसका रिकॉम्बिनेशन काफी कम होगा, बदलाव नहीं होगा ना, वो देखेंगे वर्कआउट में तो हिसाब पता चल जाएगा। तो ये हो गया Y एंड ये हो गया Y, ये हो गया W, ये हो गया W, दोनों शॉर्ट है, ठीक। और मेल के लिए ये हो गया Y प्लस, ये हो गया W प्लस और ये हो गया Y क्रोमोसोम। गॉट इट? यहां तक कोई डाउट? अब देखिए भाई, मेंडलिज्म के अनुसार इसको अगर चलाना है तो हम लोग पहले क्या कहेंगे कि ये जब गैमेट्स बनाएंगे तो गैमेट्स कैसे बनेंगे? तो इनके द्वारा प्रोड्यूस किया गया गैमेट कैसा होगा? Y एंड W, और दूसरा भी कैसा हो जाएगा? Y एंड W। तो दोनों सेम टाइप है, तो हम क्यों दो बार लिखें? तो ये समझने के लिए था। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों चूंकि एक टाइप के हैं और हम लोग टाइप्स ऑफ गैमेट्स को मेंशन करते हैं, इसलिए क्या करें, एक को हटा दें, दोनों तो सेम टाइप है, तो इससे गैमेट बना ऐसा। और याद रखिए, गैमेट में कौन जा रहा है? क्रोमोसोम जा रहा है, क्योंकि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बाद ये चीज आई, राइट। अब इसके द्वारा जब गैमेट बनेगा तो बताइए, तो क्या दोनों क्रोमोसोम एक जैसा है? नहीं ना, ये X है और ये Y है, तो एक गैमेट में X चला जाएगा, Y प्लस एंड W प्लस, और दूसरे में कौन चला जाएगा? कैपिटल Y क्रोमोसोम अपने। अब कॉम्बिनेशन कीजिए, एक बार ये इसके साथ, एक बार ये इसके साथ, तो ये क्या बने? गैमेट्स, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन होगा, तो एक बार इसका पेयरिंग इसके साथ, यहां Y, यहां W, यहां Y प्लस, यहां W प्लस, और इधर क्या बनेगा? Y एंड W, और इधर Y क्रोमोसोम। ये कौन से जनरेशन की बात हो रही है? F1 जनरेशन। अब देखिए, तो हम पेरेंटल जनरेशन क्या लेके चले थे फीमेल में? देखिए तो, येलो एंड व्हाइट। इस जनरेशन का फिनोटाइप बताइए, F1 जनरेशन के फीमेल का। ब्राउन एंड रेड। चेंज हो गया। मेल का देखिए, फिनोटाइप बोलिए, येलो एंड व्हाइट। चूंकि मदर येलो एंड व्हाइट थी, इसलिए सन येलो एंड व्हाइट हो गया। चूंकि फादर क्या था? रेड एंड ब्राउन, इसलिए डॉटर रेड एंड ब्राउन हो गया। ये क्या प्रूफ कर रहा है? ये है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, फादर टू डॉटर, मदर टू सन। ये कैरेक्टर इनहेरिटेड होते हैं। दिस इज द रीजन, दिस इज द लॉजिक। समझ में आया? यहां तक नोट कीजिए।
तो F1 जनरेशन हम लोग को मिल गया, और F1 जनरेशन में हम लोग को ये क्या मिला, फीमेल, और इसका फिनोटाइप क्या दिखाई दे रहा है, बोल दीजिए, रेड आई एंड ब्राउन कलर, ब्राउन बॉडी, और ये है मेल, और इसका फिनोटाइप दिखा दे रहा है येलो बॉडी, व्हाइट आई, आई पहले लिखे ना, व्हाइट आई एंड येलो बॉडी, ये दिखाई दे रहा है। तो देखिए यही बता रहे थे कि हम लोग मेल लेके चले थे, ब्राउन बॉडी रेड आई, बन गया क्या, व्हाइट आई येलो बॉडी, या येलो बॉडी व्हाइट आई, और यहाँ फीमेल लेके चले थे, येलो बॉडी व्हाइट आई, यहाँ दिखाई दे रहा है ब्राउन बॉडी रेड आई। ठीक है, F1 लिख चुके हैं, इसके नीचे लिखिएगा दिस इज क्रिस क्रॉस, CRISS, क्रिस CROSS, क्रॉस, दिस इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, दिस इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, occurring between the mother and son, while on the other hand between father and daughter, while on the other hand between father and daughter। ठीक, अब यहां देखिए, आपको जब F2 जनरेशन लेना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फिंग, पर एनिमल्स में सेल्फिंग पॉसिबल है नहीं, हायर एनिमल्स में स्पेशली, क्यों, क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, प्लांट्स की तरह बाइसेक्सुअल नहीं होते। ठीक है, तो यहां पे जब सेल्फिंग होगा तो यही अब पेरेंट्स बन जाएंगे। तो फॉर F2 जनरेशन क्रॉस किनके बीच होगा, y प्लस w प्लस, ये हो गया फीमेल पेरेंट, y एंड w, और इधर y, ये हो गया मेल पेरेंट। ठीक है, अब यहां देखिए, इनसे गैमेट्स बनेंगे, तो एक बार तो गैमेट बना के दिखा दिए, अब अगले दफा खुद से गैमेट बनाई तो देखें। तो हम लोग जो वर्कआउट कर रहे हैं बहुत सिंपली, जैसे इसके पेरेंट्स में किए वैसे ही यहाँ पे क्या करते हैं, फीमेल, पहले फीमेल वाले को देखते हैं, एक गैमेट बना देते हैं यहाँ पे y एंड w के साथ, और दूसरा गैमेट बना देते हैं यहाँ y प्लस और w प्लस के साथ, और सोचते हैं इससे तो दो ही तरह का गैमेट बनेगा, पर और भी दो गैमेट बनेंगे, इसका इसके साथ अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये यहां रह गया और ये उठकर इधर आ जाएगा, तो ये यहां रह जाएगा, ये चला जाएगा इधर, है ना। तो ये कैसे बन जाएगा, y और इधर से w प्लस, और y प्लस के साथ कौन आ जाएगा, w। ठीक है, अब देखिए, आपको पहले ही बताया है कि इन दोनों के बीच में बहुत तगड़ा लिंकेज है, क्रॉसिंग ओवर होने नहीं दे रहा है।
बहुत कम चांसेस मिले क्रॉसिंग ओवर होने के, मात्र 1.2%। तो इसका कारण क्या था? क्योंकि ये दो टाइप का जो गैमेट है वही बने बहुत कम, फॉर्म्ड इन वेरी वेरी लो फ्रीक्वेंसी ड्यू टू नॉन क्रॉसिंग ओवर, CO। ठीक है, और इसमें क्या हुआ? फॉर्म्ड, ये दोनों, इन वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ड्यू टू वेरी वेरी लो, सॉरी, formed in very high frequency due to non क्रॉसिंग ओवर। क्योंकि क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो ये अपना इंटैक्ट रह गया और ये भी क्रोमोसोम इंटैक्ट रह गया, तो एज इट इज ये सेपरेट हुए और गैमेट में चले गए। बहुत कम क्रॉसिंग ओवर हुआ, इसलिए ये वाला और ये वाला क्रोमोसोम बहुत कम बना। समझ में आया? इसीलिए क्या हुआ कि इन दोनों का फॉर्मेशन कम और इन दोनों का फॉर्मेशन ज्यादा हुआ। अब मेल का गैमेट बनाइए तो क्या बनेगा? कितने तरह का? दो बनेगा। एक कौन होगा? एक तो अपने Y क्रोमोसोम हो जाएगा और दूसरा कौन होगा? यहाँ Y एंड W, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर करने के लिए दूसरा X तो है ही नहीं, तो किसके साथ अदल बदल करेगा? क्रॉसिंग ओवर होगा नहीं। तो इसलिए मेल में सेक्स क्रोमोसोम के लिए काउंटर पार्ट नहीं होने के कारण क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, तो जैसा है वैसा ही है। इसलिए मेल में एक्स क्रोमोसोम का पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही गैमेट के रूप में एक्स क्रोमोसोम बनकर जाता है। ठीक है, यहां तक पूरा कीजिए, तब तक इधर मिटा दे। हो गया? हो गया होगा। अब कॉम्बिनेशन सेट करने की बारी। तो यहां F2 जनरेशन अब आएंगे, वो कैसे देखिए। हम लोग क्या करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी वाले गैमेट का पहले कर लेंगे, उसके बाद लो फ्रीक्वेंसी वाले गैमेट्स का कॉम्बिनेशन सेट करेंगे। तो हाई फ्रीक्वेंसी में कौन है? Y एंड W, और इधर से कौन जाएगा? Y एंड W। तो जो फीमेल्स बनेंगी वो कैसी होंगी? मदर के तरफ से आया Y एंड W, फादर के तरफ से आया Y एंड W, एक बना। अब देखिए, मदर के तरफ से क्या आएगा? Y प्लस W प्लस, फादर के तरफ से जाएगा Y एंड W। ये हो गए फीमेल्स। हम लोग क्या कर रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वाले को पहले सेट कर रहे हैं। अब यहां देखिए, मदर के तरफ से क्या आएगा? Y एंड W, फादर के तरफ से Y क्रोमोसोम।
मदर के तरफ से क्या आएगा, Y प्लस एंड W प्लस, फादर के तरफ से Y क्रोमोसोम। ये जो ब्लॉक मिला, ये मिला पेरेंटल कॉम्बिनेशन with 98.8%। फिर बात कर रहे हैं with 98.8% फ्रीक्वेंसी। दिस इज द रीजन कि आपको इतने हाई फ्रीक्वेंसी में ये क्यों मिले। और लो फ्रीक्वेंसी वाला, ये फीमेल का ब्लॉक है, मदर के तरफ से क्या आया, Y एंड यहां देखिए W प्लस, फादर के तरफ से क्या होगा, ये तो यही जाएगा Y एंड W। मदर के तरफ से क्या आएगा दूसरा, Y प्लस एंड W। फादर का कंट्रीब्यूशन Y एंड W। अब मेल वाले को देखिए, मदर के तरफ से कॉम्बिनेशन आया Y एंड W प्लस, फादर के तरफ से कंट्रीब्यूशन Y क्रोमोसोम। फिर देखिए मदर के तरफ से आया Y प्लस W, फादर के तरफ से Y क्रोमोसोम। तो ये हो गया रिकॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेंट्स, नए कॉम्बिनेशन के साथ। तो रिकॉम्बिनेंट्स विथ 1.2% फ्रीक्वेंसी। और रीजन यहां सामने है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर उनके बीच में नहीं हो पाया, बहुत कम हुआ, इसलिए रिकॉम्बिनेंट्स बहुत कम बने। और इनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, इसलिए पेरेंटल कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा दिखे। समझ में आई बात? अब पूरा कीजिए, फिर से देखिए। जब आप लोग खुद से बात करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, यही होता है। यहां देखिए, ये बताए कि कितने तरह के गैमेट्स बनेंगे फीमेल में, इसीलिए इसको वर्कआउट करने के लिए दिए। तो सीधा सीधा इस क्रोमोसोम को और इस क्रोमोसोम को अलग करके एक एक गैमेट सेल में भेज दीजिएगा, तो दो तरह के गैमेट तो बन गए। अब दो नए तरह के गैमेट बनने के लिए इनके और इनके बीच में और इनके और इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होना होगा। तो क्या होगा, इसका हिस्सा उठकर इधर चला आएगा, तो इसका हिस्सा उठकर इस पर आ जाएगा। तो Y के साथ W प्लस आएगा और उधर से Y प्लस के साथ W। तो Y के प्लस साथ W प्लस आया और इधर Y प्लस के साथ W। पर ये जो दो गैमेट बनेंगे ये काफी कम मात्रा में बनेंगे, क्योंकि लिंकेज तगड़ा है, लिंकेज बहुत स्ट्रांग है, क्रॉसिंग ओवर का साइड नहीं आ रहा। तो इसीलिए इसका जो कॉम्बिनेशन सेट होगा वो है, होगा तो ऐसे, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी कम आ जाएगा। तो पूरा कीजिए। अब देखिए दूसरा जो क्रॉस लिया, वो क्रॉस लिया गया आई कलर एंड टाइप ऑफ विंग। तो कितना लॉजिकली डायग्राम से इसको दिखाया जा सकता है। क्रॉस सेकेंड इसमें लिया गया आई कलर एंड विंग नेचर। तो फीमेल जो चुना गया वो रखा म्यूटेंट,
और मेल जो चुना गया वो रखा वाइल्ड। म्यूटेंट के लिए आई कलर हो गया वाइट और रिप्रेजेंट किया स्मॉल w से, और विंग नेचर ये हो गया मिनिएचर। मिनिएचर यानी छोटा, इसके लिए रखा स्मॉल एम। और वाइल्ड टाइप में आई कलर हो गया रेड और इसके लिए हो गया W+ कैपिटल Y, ठीक। और विंग नेचर ये हो गया नॉर्मल और इसके लिए हो गया M+ कैपिटल Y। तो क्रॉस कराने चले, यहां हो गया W और यहां पे हो गया M। See the distance between the two loci. W and M, जाहिर सी बात है ये X है तो ये फीमेल होगी, और इधर W+ M+ और ये Y, तो जाहिर सी बात है ये मेल होगा। अब इनके गैमेट्स फॉर्म कीजिए तो कितने तरह का गैमेट बनेगा इससे? कड़ा के देख लीजिए, अगर कोई अंतर है तो बताइए। इससे कितना गैमेट बनेगा? वेरी गुड। ये फीमेल का गैमेट हो गया। मेल का गैमेट यहां तो 2 बनेगा, W+ M+ और दूसरा ये Y क्रोमोसोम, ठीक है। अब इधर मिटाते चले। अब तो ये आसान लग रहा है, खुद से कीजिए तो देखें। F1 जनरेशन लेकर आइए। मेरा मत देखिए, अपना बनाइए। हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, अपना बनाने के बाद बोर्ड के साथ कॉपी कीजिए, कंपेयर कीजिएगा। अगर सेम हुआ ठीक, अगर डिफरेंस आया, कहाँ गड़बड़ हुआ वो देखेंगे, तब होगा। अग्रीड, बन गया होगा फट से। मेरा मत देखिए, पहले अपने से बनाइए और उसके बाद बोर्ड से मिलाइए कि मैच किया कि नहीं तो कॉपी हो गया। आप अपने सीखे कहाँ? अब यहाँ सेल्फिंग तो नहीं लिख सकते क्योंकि ये प्लांट्स नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? F2 पेरेंट्स। ये स्वयं F2 पेरेंट्स हो जाएंगे। इधर हो जाएगा W, इधर हो जाएगा M, इधर हो जाएगा W+, इधर हो जाएगा M+, और इसका क्रॉस होगा, इधर है W, इधर है M, और इस तरफ Y क्रोमोसोम।
अब अगला काम क्या होगा, गैमेट्स फॉर्म करने का। गैमेट्स बनाइए, तब तक इधर हम मिटा दें। ये फीमेल गैमेट्स बनेंगे 4 तरह के। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो गैमेट्स हैं ये पेरेंटल टाइप है, पेरेंटल टाइप गैमेट्स। और ये जो है रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स। तो अपनी सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेरेंटल टाइप गैमेट के साथ पहले कॉम्बिनेशन सेट करके लिख लेते हैं, मेल और फीमेल। उसके बाद रिकॉम्बिनेंट टाइप गैमेट्स के साथ हम लोग कॉम्बिनेशन सेट करके लिखते हैं। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन कैसे आएंगे, देखिए तो W M और उधर से कौन आया, W M। फिर इधर से लेकर आइए, क्या आएगा, W प्लस M प्लस, और उधर से क्या आएगा, W एंड M। ये क्या हो जाएंगे, फीमेल्स। अब मेल का सेट कीजिए, W एंड M, साथ में आ गया Y क्रोमोसोम, और इधर W प्लस M प्लस, साथ में आ गया Y क्रोमोसोम, ये आ गया मेल। तो F2 जनरेशन का मेल ऑफ पेरेंटल टाइप, पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ। अब है रिकॉम्बिनेंट्स, तो इनको लेकर आइए, क्या हो जाएगा, W एंड M प्लस, इसके साथ मेल के तरफ से कौन आएगा, W एंड M, और उसके बाद इसके साथ W प्लस एंड M, और मेल पेरेंट के साथ आएगा W एंड M। इधर देखिए वही चीज, W M प्लस, इसके साथ Y क्रोमोसोम, और इधर से W प्लस एंड M, और इधर से Y क्रोमोसोम। तो ये है पेरेंटल कॉम्बिनेशंस, ये है रिकॉम्बिनेंट्स। और यहां पे क्या आया था पेरेंटल कॉम्बिनेशन में, अबाउट 60, कितना है, 64, अबाउट 64%, अबाउट 36%। रीजन,
behind high recombinants is due to higher frequency of crossing over between the loci of the genes. ये हुआ पूरा स्टोरी। अब चलिए, ये तो था मॉर्गन की लिंकेज थ्योरी और उनका एक्सप्लेनेशन। तो देखिए, मॉर्गन के द्वारा दिया गया एक्सप्लेनेशन लिंकेज का किसी भी हिस्से में कम नहीं है जो मेंडल ने एक्सप्लेनेशन दिया उससे। हाँ, ये बात और है कि उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की थी और जब मॉर्गन साहब थे इस काम के लिए उस समय उनको माइक्रोस्कोप का बहुत मदद मिल रहा था, पर जब मेंडल ये काम कर रहे थे उस समय माइक्रोस्कोप का इतना एडवांसमेंट तो था ही नहीं, इसलिए उनको काफ़ी दिक्कतों के साथ अपने थियोरीज को देने पड़े, जिसका कि ये नतीजा निकला कि लोग 50 साल तक उनके काम को तो ध्यान भी नहीं दिए और ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। तो ये उनके साथ बहुत बड़ी कह सकते हैं दुर्घटना है, या उनका एक तरह से क्या कर सकते हैं कि एप्रिसिएशन नहीं है, उनके काम को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। ये तो सन 1900 में जब 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने उनके काम को रीडिस्कवर किया तब जाके इतनी तेजी से बदलाव आए। सोचिए, तो यहाँ तक पहुँचने में करीब करीब 1960-1952 के आसपास चले गए थे। तो 50 साल का दौर जब रीडिस्कवर हुआ तब से अगर ये पीछे चला जाए, वो जो डॉर्मेंट पीरियड था 50 साल का, अगर वो हटा दिया जाए तो आज हम लोग जहाँ पे हैं बायोसाइंस को कह सकते हैं ये 50 साल और पहले हो गया होता। तो आज मतलब अभी अगर 2025 में जो हमारे पास मेथड्स है, टेक्निक्स है, और 2075 में जो मेथड्स और टेक्निक्स होंगे वो अभी होते। तो ये जो डॉर्मेंट पीरियड रहा उसके वजह से मेडिकल साइंस को और बायोलॉजिकल साइंस को बहुत नुकसान हुआ, ये हम लोग समझ पाए। ठीक है, अब देखिए, इन्हीं के स्टूडेंट थे स्टुअर्ट वॉन्ट। स्टुअर्ट वॉन्ट स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन devised a method to map genes over a same chromosome। मैप करना, मैपिंग करना मतलब कौन किससे कितनी दूरी पे है, इस बात का पता लगाना। तो डायरेक्टली मेजर तो ऐसा कोई स्केल सेंटीमीटर इंची तो हमारे पास है नहीं कि 2 जीन के बीच की दूरी निकाले, लेकिन कुछ ऐसा तरीका तो जरूर होगा जाके पता कर सके भाई सीक्वेंस ऑफ जीन्स क्या है किसी क्रोमोसोम पे। 2 मतलब मान लेते हैं मेरे पास 3 जीन है ए बी और सी, उनका ऑर्डर क्या है, सी ए बी है या सी बी ए है या ए बी सी है। 3 तरह का ऑर्डर दिख रहा है ना, इन 3 में से कौन सा ऑर्डर है कम से कम उसके आसपास तो पहुंचे। तो वो काम करने के लिए स्टुअर्ट वॉन्ट जो इनके स्टूडेंट थे, इनका बड़ा जबरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा और उन्होंने इसके लिए एक तरीका इजाद किया। तो ही कहा जा रहा है स्टुअर्ट वॉन्ट स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन डिवाइस्ड ए मेथड टू मैप द जीन्स ओवर ए सेम क्रोमोसोम, दैट इज ही वाज एबल टू मैप द लिंक्ड जीन्स। अगर हम ये बात कहें तो किसी को कोई एतराज? गौर से पढ़िए दोनों सेंटेंस को तो आपको इसका मतलब समझ में आएगा। स्टुअर्ट वॉन्ट ने क्या किया, किसी एक क्रोमोसोम पर उपस्थित जितने भी जीन्स हैं उनको मैप करने का, उनका सीक्वेंस पता करने का तरीका निकाला। तो गौर कीजिए किस बात पे, एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जीन्स,
और आप लिंकेज पढ़ते समय ये कह चुके हैं कि वैसे जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं उन्हें लिंक्ड जीन्स कहा जाता है। तो अगर हम ये कहें दैट इज ही वाज एबल टू मैप द लिंक्ड जीन्स, कहीं गलत है? नहीं, उसी बात को दूसरे तरीके से कहा जाता है। ठीक है, देखिए अब हम लोग जिस चैप्टर के तरफ जा रहे हैं या जहां तक आ चुके हैं और आगे बढ़ेंगे, उसमें वर्ड्स का, फ्रेजेस का, पैराग्राफ का बहुत मीनिंग है। ठीक है, तो यहां से हम लोग बहुत इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे। ही यूज्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, अभी लिखिएगा नहीं, समझ देखिए, क्रॉसिंग ओवर एज द unit of relative distance between the linked genes. He gave name to this unit centimorgan, represented as small c capital N, सेंटीमॉर्गन, जहां की सेंटी मतलब होता है पर 100, पर सेंट कहते हैं ना, सेंट आया सेंचुरी से, सेंचुरी यानी 100, तो पर सेंचुरी पर 100 कितना है, वो हो गया सेंटीमॉर्गन। और आप देखिए तो रिकॉम्बिनेशन का जो फ्रीक्वेंसी आप बताते हैं, यानी क्रॉसिंग ओवर का जो फ्रीक्वेंसी बताते हैं, तो किस में, परसेंटेज में बोलते हैं ना, 64%। जैसे मान लेते हैं क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी आप लिखते हैं 64%, इसका मतलब क्या है, 64/100 है ना, तो 64/100 या 64% को 64 सेंटीमॉर्गन लिख सकते हैं। यही काम उन्होंने किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, if the crossing over frequency is equal to 64%, equal to 64/100, equal to 64 सेंटीमॉर्गन होगा। ठीक है, नाउ फ्रॉम Morgan's experiment, let's suppose crossing over frequency between Y and W equal to 5%, मान लेते हैं, एज्यूम में W and M 12%, Y and M equal to 7%. Then on the X chromosome, their arrangement can be, अब इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग क्रोमोसोम को लीनियर मान लेते हैं,
और ऐसे भी यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? लीनियर, सर्कुलर तो होते नहीं, लीनियर मान लिया। तो देखिए Y और W को फिट कीजिए, यहां मान लेते हैं पोजीशन ऑफ Y है, यहां मान लेते हैं पोजीशन ऑफ W है। दोनों के बीच में मैप यूनिट डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमॉर्गन। क्यों भाई? क्योंकि परसेंट इक्वल टू 5, मतलब परसेंट इक्वल टू सेंटीमॉर्गन, तो 12% इक्वल टू क्या हो गया? 12 सेंटीमॉर्गन, और 7% इक्वल टू 7 सेंटीमॉर्गन। तो Y एंड W के बीच में दूरी कितनी है? 5 सेंटीमॉर्गन। अब देखिए W और M के बीच में, W और M के बीच में बोलता है 12 सेंटीमॉर्गन, ठीक है। अब 12 उधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है W से, W हो गया सेंटर, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं W से राइट साइड में 12 सेंटीमॉर्गन पे M को रखते हैं, मान लेते हैं इधर M रखे, ठीक है। तो W और M के बीच में कितना आ गया? 12 सेंटीमॉर्गन। तो Y और M के बीच में कितना दूरी आया? 5 एंड 12, 17 सेंटीमॉर्गन। अब Y और M के बीच में कितना बोल रहा है? 7 सेंटीमॉर्गन। तो ये दोनों कंडीशन कब सेटिस्फाई होगा? जब इसको इधर खींच दीजिएगा, इधर खींच के यहां से यहां तक का डिस्टेंस आप 12 सेंटीमॉर्गन रखेंगे। तो यहां कौन बैठेगा? M। अब देखिए तो Y और M के बीच में दूरी इस 5 को माइनस करने से मिल जाएगा। इसलिए अरेंजमेंट ऑफ जीन्स ऑन द X क्रोमोसोम अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, और ये मेथड, ये टेक्निक इतना कारगर साबित हुआ, अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसमें प्रत्येक क्रोमोसोम पे कौन कौन से जीन है और किसके बाद कौन वाला जीन है, ये पता करने के लिए इसी मेथड का इस्तेमाल किया। दिस वाज सो इंपॉर्टेंट, समझ गए? इस तरीके से पूरे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में टोटल 30,000 जो जीन्स हैं, उनका सीक्वेंस, उनका ऑर्डर, कौन के बाद कौन है, कौन के बाद कौन है, ये सब पता लगाया गया बिकॉज ऑफ दिस मेथड। सो इट वाज लैंडमार्क मेथड टू डिस्क्राइब द डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस, नॉट द एग्जैक्ट डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स ऑन ए सेम क्रोमोसोम। अब पूरा कीजिए, ये था जीन मैपिंग। अब लिखिए इतना होने के बाद, the above is the discussion about the above, ये सारा चीज जो है इसके बारे में कहा जा रहा है। the above, सीधा बैठिए, the above is the discussion about gene mapping. Above is a discussion about gene mapping, which gives us an idea, about the relative positioning of genes, over a single chromosome, relative positioning of genes over a single chromosome, full stop। पैरा चेंज कीजिए। The method developed by Stuart Wand, यहाँ लिखा हुआ है, the method developed by Stuart Wand was highly utilized
The method developed by Stuart Wand was highly utilized during Human Genome Project. During Human Genome Project for sequencing the entire human genome. For sequencing the entire human genome. ब्रैकेट में लिखिएगा जीनोम का कलेक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ जीन्स. जीनोम का मतलब बता रहे हैं कलेक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट in an organism. Collection of total number of genes present in an organism. किसी एक ऑर्गेनिज्म के सभी जीन को कलेक्टिवली कहते हैं उसका जीनोम. ठीक है. अब देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन या इसी को कहा जा सकता है जेंडर डिटर्मिनेशन. मतलब ये एनिमल्स के लिए, क्योंकि जब मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट आया तो ये मेंडल के प्रिंसिपल्स को एनिमल्स में पुट ऑन करना चाह रहे, पर एनिमल्स में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया. ये तो बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट होते नहीं है, तो इसलिए इसमें जेंडर डिटर्मिनेशन एंड इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स कैसे होगा उसको आइडेंटिफाई करना था. इसीलिए इसका महत्व एनिमल्स के लिए ज्यादा है, प्लांट्स के लिए कम. ठीक है. अब देखिए जेंडर डिटर्मिनेशन या सेक्स डिटर्मिनेशन इन एनिमल्स. फॉलोइंग आर द स्कीम्स. पहला है XXXY, दूसरा स्कीम है XXXO, तीसरा है ZZZW और चौथा है ZZZO. Here O represents absence of a chromosome. तो यहां एक सेक्स क्या है, क्रोमोसोम्स हैं, और ये XY क्या है, क्रोमोसोम्स हैं. यहां XX क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम है, और ये नन, कोई नहीं. यहां ब्लैंक है तो ब्लैंक कैसे छोड़े, वहां जीरो लिख दो, O 0. उसी तरह ZZ क्या है, क्रोमोसोम्स हैं, ZW ये भी क्रोमोसोम्स हैं, ZZ ऑलरेडी बता चुके हैं ये क्रोमोसोम्स हैं, और Z क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम. O नन, कोई नहीं. इस वाले स्कीम में क्या होता है, XX फीमेल है, XY मेल है, और इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन, अदर मैमल्स. और एक इंपॉर्टेंट फ्रूट फ्लाई.
यानी ड्रोसोफिला, जिस पर मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट बेस्ड था। अब यहां एक्स तो फीमेल है ही, एक्स हो ये है मेल। इसका एग्जाम्पल है मेनी insects like grasshoppers, etc. ज्यादातर इंसेक्ट में XO सिस्टम चलता है, जिसमें कि O एब्सेंट है, यानी सिंगल X के साथ मेल बनता है, डबल X क्रोमोसोम के साथ फीमेल। तो क्वेश्चन होगा, बुक में देखिएगा, एनसीईआरटी बुक लिखता है, व्हाट डू यू थिंक द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ मेल एंड फीमेल इन द XX एंड XO सिस्टम, वेदर दे हैव इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और डिफरेंट? सो वी विल से yes, it is different, and in the males there is one chromosome shorter or one chromosome short than the females, but in the XX XY system both males and females have equal number of chromosomes. ठीक है, याद कीजिए, एक दिन आप लोग बहुत टेंशन में थे, सर पता चला है Y क्रोमोसोम गायब हो रहा है। तो अगर गायब हो जाएगा तो भी XO क्या बनाएगा? मेल ही बनाएगा। समझ में आया? और उनमें Y क्रोमोसोम धीरे धीरे गायब होते होते ये स्थिति हुआ कि सिंगल X के साथ मेल बनते हैं, डबल X क्रोमोसोम के साथ फीमेल। और समझ में आया? इसीलिए उसने जवाब नहीं दिया। अब यहां देखिए, ZZ ये होता है मेल। ठीक है, देखिए, न्यूज़पेपर्स वालों को कुछ स्टोरी चाहिए तो वो रिपल क्रिएट करते हैं, पर साइंस पढ़े हुए वाले इन सब चीजों से ज्यादा विचलित नहीं होते। अब यहां देखिए, ZW ये होता है फीमेल, उल्टा चलता है इनमें सिस्टम। ठीक है, यहां मेल मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम है, 2 यूनिट रहेगा तब मेल बनेगा, 1 यूनिट वो वाला और साथ में एक छोटा सा, है ना, स्मॉलर साइज ऑफ क्रोमोसोम रहेगा, तो वो हो जाएगा फीमेल। इसके लिए जो एग्जांपल प्लान किया गया है ये है बर्ड्स। Some reptiles, some या many reptiles। और ये देखिए, इसमें ZZ तो मेल होगा, ZO है ये है फीमेल, और ये सिस्टम चलता है इन सम insects like butterfly, moth, etc. एक्चुअली है वही, सेक्स क्रोमोसोम ही है, पर यहां पे देखिए तो होमोजाइगस हो जाता है मेल और यहां होमोजाइगस फीमेल, तो कॉन्सेप्ट में चेंज है। इसीलिए इसको डिस्टिंक्टली अलग करने के लिए, उससे अलग पहचान देने के लिए उसे Z बोला गया, और कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहां तक नोट कीजिए, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन और इसका इंपॉर्टेंस अगले क्लास में।